हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। माय नेम इज अनुज शर्मा। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल सिंप्लीफाइड का टॉपिक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन ने एक आर्टिकल लिखा है। सी राजा मोहन सर आप सब जानते होंगे कि बड़ा ही प्रचलित नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में या सफेयर में। उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा आर्टिकल लिखा है आज के न्यूज़पेपर में, दैट व्हाई द वेस्ट एंड्योर्स। सो the article basically is relevant from your PSIR perspective and also from the perspective of General Studies paper 2। अब ये बड़ा ही खूबसूरत जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने दो तीन बातों के ऊपर बड़ा सिग्निफिकेंट फोकस दिया है। सबसे पहले तो राजा मोहन सर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अक्सर ये बात होती है कि चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक USA। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, तो एक आप सबने एक चीज़ सुनी होगी जिसको बोलते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आइडिया of Thucydides trap, so this understanding of Thucydides trap is basically related to this understanding that there will always be a revisionist power which is going to challenge the ruling power। कि for example अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। तो चाइना जो एक रिविजनिस्ट पावर है वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा USA को, जो कि एक रूलिंग पावर है। तो अक्सर हम इंटरनेशनल अफेयर में ये बात सुनते हैं कि थ्यूसिडाइड्स कहते हैं कि ये इनएविटेबल है कि हर समय के ऊपर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो रिविजनिस्ट पावर है वो एक स्टेटस को पावर को चेंज करने की कोशिश करेगी या रूलिंग एलीट को चेंज करने की कोशिश करेगी। अब ये एक बड़ा ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो दुनिया में अक्सर हम सुनने को देखते हैं। अब राजा मोहन साहब इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक USA एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए हैं इस आर्टिकल के अंदर। जैसे कि PSI ऑप्शनल वालों के लिए एक और बात बता देता हूं कि एक किताब लिखी गई थी बाय अ ड्यूओ ऑफ समीर सरन एंड अखिल डियो। समीर सरन और अखिल डियो ने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बात की थी अबाउट द आइडिया ऑफ पैक्स सिनिका, कि जैसे पैक्स अमेरिकाना होता है वैसे ही पैक्स सिनिका होगा, कि आने वाला समय जो है वो चाइना सेंट्रिक ज्यादातर रहेगा। अब सी राजा मोहन साहब ने एक बात कही। सी राजा मोहन साहब कहते हैं कि व्हाई द वेस्ट एंड्योर्स, कि वेस्ट कोई भी चुनौती जो आती है उसको एंड्योर कैसे कर जाता है, उसको हैंडल कैसे कर जाता है, उसको सर्वाइव कैसे कर जाता है। कि दुनिया भर में हम ये कहते हैं कि चाइना USA को ओवर पावर करेगा या USA को ओवरटेक कर जाएगा, वो एक हेजेमनिक पावर बन जाएगा। इन सब के बावजूद भी किस प्रकार से जो USA है या वेस्ट है वो सर्वाइव करता है। तो इसी आर्टिकल में इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है इशू दैट इज द US led global order collapsing। तो पहला सवाल तो ये आता है दैट इज द US led world order is collapsing। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि सर US led world order collapsing का मतलब क्या है कि जो ईस्ट है, मतलब जैसे रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इन सब का ट्रायम्फ हो रहा है। ठीक है, दैट दिस पर्सपेक्टिव दैट राजा मोहन सर हैज गिवन इज विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर देयर इज द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट और एंड द राइज ऑफ वेस्ट। तो इस चीज के ऊपर सवाल उठाया गया दैट वेदर देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड देयर इज अ राइज ऑफ वेस्ट। तो ये सवाल जो है ये सबसे पहले इस चीज के ऊपर उठाया गया। तो इसके ऊपर इन्होंने कई सारी चीजें देखी। इन्होंने बोला कि जैसे हम यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, रशिया एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन की बात करते हैं, तो इन चीजों के ऊपर सवाल उठता है कि वेदर देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, दैट वेदर द वेस्ट इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग एंड कंटिन्यूस टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ USA, द राइज ऑफ अगेन द चाइना, इज इट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड और नॉट। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया दैट दिस व्हाट द position that India is taking. So now he says that the skeptics and the India's position, he says that presents the counter argument that the West is not declining and highlights the India's strategic partnership with it। कि इंडिया में जो इस पोजीशन के लोग हैं कि इंडिया में कभी भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री अगर उठा के देखें, इतिहास उठा के देखें, तो हम ये पाएंगे कि इंडिया और वेस्ट के रिलेशनशिप जो थे वो इतने ज्यादा हम सहूलियत वाले नहीं पाते थे। कि शुरू से लेके जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेके 1991 तक, स्पेशली जब तक कोल्ड वॉर का एरा था, तो हम ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया का वो ज़्यादा एक तरह से बेहतर बताया जाता था कंपेयर टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड USA। अब आज के समय के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट कंटिन्यूअसली अपनी पावर को मेंटेन करके रखें या अपनी पावर को सस्टेन करके रखें, क्योंकि हमारे लिए अगर हम देखें एज ए इंडिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय पे क्या है? हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय के ऊपर चाइना है।
तो राजा मोहन साहब ने एक बहुत पहले ही आर्टिकल लिखा था जहां पे उन्होंने बात की थी एक ब्लाइंड स्पॉट की इंडियन फॉरेन पॉलिसी में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। वो ब्लाइंड स्पॉट उन्होंने दो बात की थी। पहला ब्लाइंड स्पॉट उन्होंने बात किया था पाकिस्तान का, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट उन्होंने बात किया था चाइना का। ये पहले के आर्टिकल की बात कर रहा हूं, इस आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं इस आज की वीडियो में। तो अगर हम बात करें इंडिया के पोजीशन की, तो राजा मोहन साहब क्या कहते हैं? राजा मोहन साहब कहते हैं कि इंडिया में लोग ये चाहते हैं, जो हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वेस्ट जो है अपनी पावर को सस्टेन करके रखे। कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए वेस्ट ज्यादा कामयाब है या कारगर है आज के समय के ऊपर कंपेयर टू अर्लियर। तो हम चाहते हैं कि जो वेस्ट की पोजीशन है वो डिक्लाइन ना हो, यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर डिक्लाइन ना हो, और यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चलता ही रहे। तीसरी बात आती है वेस्ट हिस्टोरिकल रेजिलियंस। तो राजा मोहन साहब कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत अक्सर ये देखा है कि जो वेस्ट है वो ऐसी सिचुएशन से उभरकर सामने आया है, उभरकर बाहर आया है। कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे क्राइसिस ऐसे देखे हैं, जैसे पैन एशियनिज्म का क्राइसिस देखा है, या फिर अरब स्प्रिंग का क्राइसिस देखा है, या फिर हमने राइज ऑफ हिटलर भी देखा था। तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पे वेस्ट जो है वो उभरकर बाहर निकल के आया है, चाहे हमने कोल्ड वॉर की बात करी है या किसी भी तरह की बात करी। तो वेस्ट पहले भी इन सारी चीजों को सर्वाइव कर चुका है। तो इससे ये शो करता है कि वेस्ट जितना मर्जी नीचे चला जाए, वेस्ट के पास ये पावर है कि वो अच्छी तरह बाउंस बैक कर सकता है। तीसरी बात आती है इसमें, नेक्स्ट बात आती है चाइनाज रिवाइज्ड एम्बिशंस एंड इंटरनल डिविजन्स। अब यहां पे सवाल उठता है चाइना और रशिया का। अब राजा मोहन साहब दो बड़ी खूबसूरत बातें लिखते हैं चाइना और रशिया के पर्सपेक्टिव से। राजा मोहन साहब क्या कहते हैं कि अर्लियर इफ वी लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना एंड रशिया, तो उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना दोनों अर्लियर what they were trying to counter US's position and take their own stance. They were trying to counter US's position and try to take their own stance. ठीक है, कि वो अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते थे और अपने आप को ऐसा चाइनाज ऑल्टरनेटिव, यूएसएस ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाहते थे। आज के समय के ऊपर रशिया और चाइना दोनों ही ये चाहते हैं दैट दे वांट टू नेगोशिएट विद यूएसए। दोनों ही दे वांट टू नेगोशिएट विद यूएसए rather than countering USA or presenting an entire counter perspective. Both of them want to negotiate with USA because it is much better for both of them that they have a proper relationship with USA rather than countering USA completely. तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो हम रशिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि इंटरनल डिविजन्स भी हैं दोनों के स्टेट्स में, है ना, कि चाइना भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा यूएसए के अगेंस्ट। रशिया ऑल्दो यूरोप में और यूक्रेन में अग्रेसिव हो रहा है, बट अगर हम यूएसए के हिसाब से बात करें तो यूएसए के पास ये बेटर ऑप्शन है कि रशिया और चाइना चाहते हैं कि दुनिया उनको और एक बेहतर तरीके से देखें या बोनोहोमी के साथ देखें। अब बोनोहोमी के साथ देखने के लिए उनको क्या जरूरत है? उनको जरूरत है कि वो यूएसए के साथ रिलेशनशिप को अपने इंप्रूव करें रादर देन रिलेशनशिप को और डिटीरियोरेट करें। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस आर्टिकल में निकल के सामने आती है। तीसरी बात आती है रीजनल रिस्पॉन्सेज। अब रीजनल रिस्पॉन्सेज में इन्होंने 3 रीजन्स की बात की है, एक तो है यूरोप, एक है एशिया, तीसरा है मिडिल ईस्ट। नाउ व्हाट राजा मोहन सर इज ट्राइंग टू से, राजा मोहन सर कहते हैं कि ये वेस्ट के लिए बेटर है, कि फॉर एग्जांपल अमेरिका के लिए बेटर है, अमेरिका के लिए ये बेटर है। क्या बेटर है अमेरिका के लिए? कि फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन पे अटैक किया। अब रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो उसका रिजल्ट क्या देखा? उसका रिजल्ट हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं विच स्टार्टेड टू फाइल एप्लीकेशंस टू जॉइन नाटो। फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया, यूक्रेन की अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो और नाटो ज्वाइन करना चाहती हैं, बहुत सारी और ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को अलाइन करना चाहती हैं यूएसए के साथ डिफेंस में या यूएसए के साथ इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर कल को रशिया हमारे ऊपर भी अटैक करता है तो हमारे को यूएसए की एक सपोर्ट हो। दूसरी चीज, एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने जिनके अगेंस्ट अग्रेसिव है। फॉर एग्जांपल ताइवान, ऑल्दो वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, बट हाँ ताइवान के अगेंस्ट चाइना अग्रेसिव है। आप देखो कि आप फिलीपींस के अगेंस्ट चाइना अग्रेसिव है, श्रीलंका में भी हमने देखे हालात। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अगेंस्ट चाइना अग्रेसिव है। तो जैसे जैसे स्टेट्स के अगेंस्ट चाइना अग्रेसिव है तो वो सारी स्टेट्स कहां रीअलाइन करेंगी अपने आप को? वो सारी स्टेट्स अपने आप को रीअलाइन करेंगी यूएसए की छत्रछाया में। तो यूएसए के लिए बेहतर ये रहा कि जैसे जैसे रशिया और चाइना मोर अग्रेसिव होते गए या अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी स्टांस लेते गए, यूएसए के पास जो रिलेशनशिप का इंक्रीज करने का स्कोप था वो बढ़ता गया। ऐसा ही हमने मिडिल ईस्ट में देखा कि अगर हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो अभी हमने देखा कि हमास ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि हूथीज ने रेड सी में बहुत सारी शिप्स के ऊपर अटैक किया।
अब मिडल ईस्ट में ये बात सारे जानते हैं कि जो हूथी रिबेल फोर्सेस हैं, वो हूथी रिबेल फोर्सेस को बैक करता है ईरान। ईरान के प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप है किसके साथ? रशिया और चाइना के साथ। अब सारा वेस्ट एशिया ये जानता है कि अगर हमने ईरान को काउंटर करना है तो हमारी सपोर्ट कौन कर सकता है? अमेरिका। तो राजा मोहन सर ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये सारी कंट्रीज, चाहे वेस्ट एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे आपकी एशिया में हो, इनके अगेंस्ट चाइना या यूएसए एक अग्रेसिव स्टैंस लेता है तो अमेरिका के लिए वो ज्यादा बेहतर है, ताकि सारी कंट्रीज अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसी को अलाइन कर पाएं। अब इसके बाद बात आती है ब्रिक्स की, कि जैसे ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन बना, तो अगर ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन बना तो उस ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट क्या हुआ? अब वो फंक्शन नहीं कर पाया क्योंकि उसका पर्पस जो था, द पर्पस ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस वाज बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ countering the economic hegemony of USA. Now, was it successful? No, because the two major powers in these institutions being China and India, they both were at conflict or at loggerheads. Now, as both of them were at loggerheads, so obviously it cannot function properly. तो BRICS जो था वो भी completely successful नहीं हुआ। अब तीसरी बात आती है वेस्टर्न स्ट्रेंथ्स की। उन्होंने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज क्यों रेजिलिएंट हो जाती हैं? क्योंकि इकोनॉमी, इनोवेशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज का ज्यादा है। यहां पे राजा मोहन सर कहते हैं कि हमने बहुत सारा ये सुना था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक यूएसए एटलीस्ट इकोनॉमिकली, पर क्या वो हुआ? नहीं हुआ। रीजन क्या हुआ कि चाइना में लेबर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, दूसरा यूएस ने कंपनीज दे स्टार्टेड टू शिफ्ट बैक मैन्युफैक्चरिंग टू यूएसए, क्योंकि कोविड में हमने ये देखा कि सारी दुनिया रुक गई थी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो हुआ क्या कि दे हैव नाउ स्टार्टेड टू शिफ्ट बैक देयर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टू यूएसए। तो इकोनॉमिकली भी ये कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, स्पेशली यूएसए। यूरोप में डिक्लाइन है पर यूएसए ग्रो कर रहा है। इनोवेशन वाइज भी कि जो R&D होता है या पेटेंट का आइडिया है, वहां पे भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, चाहे फिर साईफाई की हो, चाहे फिर AI की हो या कोई भी हो, जैसे आज के समय पे AI की बात होती है, तो ये सारे आइडियाज जो हैं कहां ग्रो कर रहे हैं? ये ग्रो कर रहे हैं वेस्ट में या यूएसए में। कल्चरल इन्फ्लुएंस, चाहे आप डेमोक्रेसी की बात करो या किसी भी तरह के पॉइंट की बात करो, तो हर कंट्री जो है वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन हुम? दे आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए। तो कल्चरली भी, हेजेमोनिक वाइज भी ये सारी कंट्रीज जो हैं ये यूएसए के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है इंडिया एंड द वेस्ट। नाउ इंडिया एंड द वेस्ट में इन्होंने बोला, राजा मोहन सर कहते हैं कि इंडिया हैज टू गो फॉर मोर प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप विद द वेस्ट, कि देयर आर बाउंड टू बी सम काइंड ऑफ disagreements with the West. ठीक है, there are going to be some points of disagreements with the West, but India should not get stuck into this narrative that West is going to decline and East is going to triumph over the West. तो ये मोटी बात जो है इस आर्टिकल में राजा मोहन सर ने डिस्कस करी हुई है। ठीक है जी, तो ये आपका आज का एडिटोरियल सिंप्लीफाइड था। और चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे जूम करेंगे तो यहां पे मेरा ट्विटर हैंडल भी दिख रहा है। मेरा ट्विटर हैंडल है अनुज शर्मा _92। तो आप मुझे यहां भी फॉलो कर सकते हो ट्विटर के ऊपर, टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आप मुझे इसके भी फॉलो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर है ही है। आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे, वहां पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जुड़िए रहिए राज मल्होत्रा चैनल के साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए।